मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो पढ़ रहे हैं आज अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। हमने नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा था प्रजातंत्र की कार्य प्रणालियाँ और आज हम पढ़ेंगे प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, यानी प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र, जो लोगों के द्वारा लोगों पर शासन है। तो ये परिणाम जितने सुखद हमको किताबों में दिखाई देते हैं, जो विचारक थे जिन्होंने ये परिकल्पना की थी, वो क्यों नहीं हमको प्राप्त हुए? क्योंकि उसको वो परिस्थितियां नहीं मिली जो आवश्यक थी, है ना। जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लोकतंत्र के लिए जैसे होता है ना कि भाई परिस्थितियां, ये कंपाउंड और एक कंपाउंड मिलेंगे तो ये बनेगा, जस्ट ऐसे ही ये भी हमारी प्रयोगशाला में इसका परीक्षण हो सकता है कि यदि सारी वो परिस्थितियां जो बताई गई हैं वो मिलती हैं तो लोकतंत्र भी वही रिजल्ट देगा जो जिसके आशा की गई है, जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्रजातंत्र जो लागू हुआ है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस, जिनके चक्कर में वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता जो होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हम देखते हैं कि हमारे जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है ना, शिक्षा पहले थी, अब तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ हमने किया है। तो ये सब चुनौतियां प्रजातंत्र को रोकने में या उसके अनुकूल परिणाम लाने में बाधक होती है, इनको हम चुनौतियां कहते हैं। पहले आज हम जो चर्चा करेंगे वो है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जब आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो, है ना। जैसे कि अब हम बात करेंगे, एक कमरा है 10 बाई 10 का एक, है ना, और उसमें कितनी कैपेसिटी है? ज्यादा से ज्यादा अगर बैठने की बात करें तो 5 से 6 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें 100 आदमी, अगर उसमें 50 आदमी घुसा दी जाए तो घुटन महसूस होगी, है ना। और अगर उससे अधिक करते हैं तो क्या होगा? गर्मी लगेगी, है ना, बैठने को जगह नहीं होगी और बहुत सारी सब मतलब घबराहट, घुटन के मारे जान निकलने की नौबत आ जाएगी। तो यही स्थिति जस्ट हमारे देश की भी है कि जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति देखने को मिली। बहुत तीव्र गति से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई। कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4 है, जबकि जनसंख्या 16.7 है। अभी मैं जो आपको एग्जांपल दे रही थी कि 10 बाई 10 के कमरे में इतने लोग बिठा दिए जाएं तो क्या स्थिति होगी, है ना। यानी 5 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, उसमें आप 50 लोग घुसा दोगे तो कैसे बैठेंगे, कैसे क्या स्थिति होगी। जस्ट ऐसे ही है कि 2.4 क्षेत्रफल है विश्व का और जनसंख्या कितनी है? 16.7%, यानी टू मच वाली स्थिति है। ठीक है, इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है देश का, है ना, विश्व में। तो ये स्थिति बहुत क्या कहते हैं, डरावनी है। ठीक है, इसी क्रम में हम देखेंगे 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 23.8 करोड़ थी, जो कि आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार 121.6 करोड़ हो गई है ना। और तो ये तीव्र गति से बढ़ रही है। अब बढ़ तो रही है लेकिन ना तो हमारे पास संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। जिस गति से ये जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने से क्या हुआ? मृत्यु दर घटी है ना, मृत्यु दर घटी है। तो और जन्म दर भी घटी है, पर उतनी उसकी तुलना में उतनी नहीं, है ना। जन्म दर भी घटी है पर तुलनात्मक रूप से कम, यानी हम कहें कि एक साल में जो है 100 लोग समाप्त होते थे, 100 में से अब कितने? 2 लोग समाप्त हो रहे हैं। और जन्म दर कितनी हो रही है? प्रति साल जो है अपने 200 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं या 500 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कितनी गति से ये बढ़ रही है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हमको झेलनी पड़ रही है। चलो अब हम करते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है उनकी चर्चा करते हैं। तो हमारे भारत में इतनी तीव्र गति से जनसंख्या क्यों बढ़ी? अब आप देखो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 2 बच्चों के परिवार को आदर्श माना जाता है। सरकार भी कहती है अभी कि 2001 के बाद यदि तीसरा बच्चा पैदा होता है किसी के घर में तो उसको नौकरियां नहीं दी जाएंगी, है ना, या नौकरी में अगर लग गया है तो उसकी नौकरी पे खतरा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, वहाँ एक व्यक्ति के एक बच्चे के जन्म को आदर्श माना गया। तो सभी जगह की अलग अलग परिस्थितियां। अभी हम चीन के बराबर नहीं पहुंचे, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो उससे आगे पहुंचने में कोई शंका नहीं है, जरूर पहुंच जाएंगे।
तो थोड़ा सा हमें सावधान होने की आवश्यकता है। तो कारण हम लिख रहे थे, जनसंख्या विस्फोट के कारण चर्चा करेंगे कि इसके सामाजिक, इसको बांटा गया है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक कारण की। तो सामाजिक कारण में हम देखें क्या क्या कारण है जिससे जनसंख्या बहुत बढ़ती है। तो पहला कारण है संयुक्त परिवार, यानी हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली आज भी देखने को मिलती है ग्रामीण परिवेश में खासकर। तो वहाँ बच्चों के लालन पालन में समस्या नहीं आती, बच्चे पैदा हो जाते हैं, कब पढ़ पल के बड़े हो जाते हैं तो तकलीफ नहीं होती। इसीलिए भी शायद हमारे यहाँ जो है जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा है कम आयु में विवाह होना, जो लड़कियां हैं वो कम उम्र में विवाह हो जाता है तो उनकी बहुत ज़्यादा तो सुनी नहीं जाती है, और ये कारण है बहुत अधिक जल्दी उम्र में माँ बन जाती है, उनको अनुभव नहीं होता और लगातार बच्चे पैदा होते जाते हैं। अन्य है लड़कों के जन्म को महत्व। अभी भी हमारा समाज रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, और कहा जाता है जब तक लड़का पैदा नहीं हो तब तक परिवार कंप्लीट नहीं होता, कौन इस वंश को आगे बढ़ाएगा, ये वाली प्रथा अभी भी हमारे यहाँ है। तो ऐसा होता है कि अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसके चक्कर में लड़कियां बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, और ये भी एक कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। एक और है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना, यानी स्त्रियां चूंकि कमाती नहीं है आर्थिक रूप से, सभी स्त्रियां अभी आत्मनिर्भर नहीं है तो उनकी परिवार में सुनी नहीं जाती, तो उनको वही मानना पड़ता है जो कहा जाता है। तो सामाजिक स्थिति का कमजोर होना भी एक कारण है महिलाओं की। और है बच्चों के जन्म को ईश्वरीय देन माना, ऐसा मानते हैं आज भी बहुत सारे लोग और समुदाय धर्म संप्रदाय के लोग कि ईश्वर का देन है बच्चे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्यों रोकना। इस कारण भी बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं और हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा करते हैं। उसके अलावा हर आर्थिक कारण की हम बात कर रहे थे। तो पहला आर्थिक कारण है निर्धनता। गरीबी के कारण लोग ये सोचते हैं कि एक से अधिक बच्चे होंगे तो ये कार्य शक्ति के रूप में काम करेंगे और ज्यादा कमा कर लाएंगे तो घर का पालन पोषण होगा। दूसरा है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता के कारण हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ये मानते हैं कृषि में अगर ज्यादा लोग बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा हाथ बटाएंगे, जैसे पशुओं के लिए चारा लाना, अन्य काम करना है ना, खेतों में कटाई करना, बुआई करना, ये सब काम के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो हमें बाहर से मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उनको ये भी पता है कि उनके खाने की व्यवस्था भी तो, उनके पालन पोषण की वो भी तो बढ़ जाएगी, इसको ध्यान नहीं देते। ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण है ना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारे समाज में आज भी कहा जाता है, ग्रामीण जनता की ये धारणा होती है कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ 2 हाथ पैर लाता है तो वो अपना पेट पाल ही लेगा और वो परिवार में सहायता भी करेगा। तो इस प्रकार से ये कारण है कुछ आर्थिक। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण में हम देखें तो एक तो हमारे यहाँ की जलवायु जो है बहुत कारक है कि हमारे यहाँ क्या होता है, गर्म जलवायु है, लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जल्दी उनकी शादी कर दी जाती है और बच्चे पैदा करना शुरू करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो परिपक्व नहीं होती। दूसरा है शिक्षा का अभाव। शिक्षा नहीं है तो उन्हें परिवार नियोजन के बारे में भी नहीं पता है ना, कैसे होता है, क्या सही है। उसके अलावा और कारण है वो है संतान निरोधक विधियों की कमी, यानी परिवार नियोजन विधियों की कमी। परिवार नियोजन विधियों की कमी, अभी भी वो जागरूकता नहीं है समाज में कि इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात की जाए, है ना। तो ये भी कारण है। उसके अलावा चौथा जो कारण है घटती मृत्यु दर। मृत्यु दर घट रही है ना, और जन्म दर उस गति से नहीं घट रही है। इसके कारण भी जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये तो हो गए कारण। अब हम प्रभाव की बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे और उपायों की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज हम ये समस्या जो है इसके ऊपर व्यापक चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या था, ये हमने बताया। अब प्रभाव क्या पड़ता है इसको जान लें और आप भी गंभीर हो जाएं क्योंकि आने वाले देश के भविष्य हैं आप सब। ठीक है, तो प्रभाव क्या होता है? प्रभाव इसका पड़ता है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, स्वाभाविक है। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो कारण प्रभाव है वो है आपका बचत और विनियोग कम हो जाता है,
भूमि पर जनसंख्या का भार, जनसंख्या का भूमि पर भार, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा होता है खाद्यान्न की कमी, बिल्कुल खाद्यान्न की कमी, ठीक। खाद्यान्न की कमी के साथ और क्या होता है, अगला क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या की वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या, बिल्कुल सभी चीजों की समस्या आएगी, आवास व शिक्षा की समस्या। आप भी अपने स्तर से देख सकते हैं और क्या क्या दुष्परिणाम हमको देखने पड़ते हैं, आप भी समझ सकते हैं, है ना, अपने स्तर से भी। ये तो किताब में दिए हैं कुछ, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, स्वास्थ्य पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, पर प्रभाव, है ना। उसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा बेरोजगारी, बिल्कुल होगी बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी। और उसके अलावा ऊर्जा का खपत बढ़ना, ठीक है, ऊर्जा की खपत बढ़ना, ये तो एक अलग टाइप का है ना। चलो, तो ये सब कैसे है, देखो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे कि अब हम बात करें, एक परिवार में 10 लोग हैं, आमदनी 1 लाख रुपए, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 10,000 रुपए, यानी एक व्यक्ति को 10,000 रुपए आराम से खर्च कर सकता है। लेकिन अगर परिवार में लोग कितने होंगे, 50 लोग आ गए और आमदनी कितनी है, आमदनी वही 1 लाख रुपए, तो क्या होगा, बिल्कुल घट जाएगी, है ना, आमदनी घट जाएगी। जब कम पैसे होंगे तो हमें कम में गुजारा करना होगा, तो स्वाभाविक है। जैसे हमारे पास रोजगार के अवसर भाई कितने हैं, हम 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, पैदा हो रहे हैं 100, खड़े हैं 100, तो क्या होगा, कैसे रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब रोजगार नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी की कमी देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है कि हमारे पास संसाधन सीमित है, जैसे मैंने बताया विश्व का 2.4 है क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है 16.7, अधिक तो पहले से ही है और हम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। तो वही इन सब चीजों का प्रभाव इन सब चीजों पर पड़ता है, हमारी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आवास पर, सभी चीजों की हमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके प्रभाव हो गए। अब हमें इसे रोकने के उपायों पर चर्चा करते हैं। ये तो हो गए, आप सभी शिक्षित युवा बनने जा रहे हैं, है ना, आगे चल के देश की राजनीति में भी आपका स्थान होगा, आप एक वोटर बनेंगे, है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, इसीलिए शिक्षा सरकार करती है। देखो पहले जो स्थिति थी उसमें अब अंतर आया है ना। विस्फोट रोकने के उपाय, विस्फोट रोकने के उपाय, तो उपाय क्या है, पहला है, सबसे पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है शहर और गांव में नियोजन केंद्र स्थापित, वो तो वही है। फिर विवाह की आयु बढ़ा देना, विवाह की आयु बढ़ा देना, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, है ना। कार्यक्रम का नियोजन कार्यक्रम जो है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, कार्यक्रम का प्रोत्साहन, प्रोत्साहन से हर चीज बढ़ती है ना, प्रोत्साहन व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भी देना आवश्यक है ना। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा है 2 बच्चों को मानव को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो हो ही रहे उपाय, ठीक है। टीकाकरण का प्रसार, 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहन, ठीक है। टीकाकरण, टीकाकरण, और उसके अलावा क्या हो रहा है, स्त्री शिक्षा पर ध्यान, स्त्री शिक्षा पर ध्यान, ठीक है। उसके अलावा और क्या,
सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कार्यक्रम लागू किए गए हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया है। बिल्कुल है, विवाह की आयु बढ़ा देना यानी करना चाहिए ये, हालांकि अभी भी ठीक है 18 वर्ष है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इसको दरकिनार करते हुए बाल विवाह होते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में गाँव में ANM वगैरह, आशा कार्यकर्ता ये सब काम कर रही हैं। मैं अभी जस्ट देख कर आ रही हूँ अपने गांव में, बिल्कुल होता है। गर्भवती महिलाओं को पूरा टीकाकरण कराते हैं हमारी आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, है ना। तो काम तो हो रहा है, ठीक। इसके अलावा 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहन करना, यानी ये सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहन देना। तो बिल्कुल अभी हमारे यहाँ कहा गया कि नौकरी नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी इसकी तरफ इशारा करता है। टीकाकरण हो रहे हैं और स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना। पहले क्या होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे 5, 7, 8 बच्चे, उनमें से 2, 3 ही बचते थे, 4 बचते थे, तो हो सकता है सारे भी बच जाएं, क्योंकि पहले सुविधाएं नहीं थी। जो बीमारियां हैं, छोटी छोटी बीमारियां हैं, किसी को पोलियो हो गया, किसी को कुछ हो गया, चेचक, हैजा, इन सबसे बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो अब ये चीजें टीकाकरण के द्वारा ये सब संभव हुआ है कि अब मृत्यु दर घट रही है ना। तो ये सब प्रयास किए जिससे अब लोगों में भी ये असुरक्षा की भावना नहीं है कि बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। और दूसरा, स्त्री शिक्षा, बिल्कुल लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जा रहा है ना। और सामाजिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि समाज ही इस सब का स्रोत है। जब तक हम जन जागरूकता नहीं लाएंगे, जब तक ये बात, अब जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपने सुनी, उसको आत्मसात करें स्वयं के जीवन में। जब आप माता पिता बनेंगे तो इन चीज़ों को लागू करें। साथ ही आपके परिवार में जो आपके बड़े भाई बहन हैं या चाचा चाची को आस पड़ोस में भैया भाभी, उनको आप बोल सकते हैं कि ऐसा मत करो, लड़के लड़कियां बराबर हैं, आप तो वो भी शिक्षा प्राप्त करके तो जनसंख्या ना बढ़ाएं, है ना। ये सारी बातें आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आज हमने इस समस्या की चर्चा की, कल नई समस्या लेकर आएंगे। ओके, तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को।